हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज हम लोग डबल ई थर्ड सेम के लिए इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 को कवर करेंगे। ठीक है, और एक बार इसमें टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। एक तो हम इसमें आज ये पढ़ेंगे कि मेजरमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं बेटा, ठीक है, और उसके अलावा क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स की उसके बारे में पढ़ेंगे। मेथड ऑफ मेजरमेंट्स पढ़ेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी पीवाईक्यू है उसको आपको बताएंगे किस किस तरह के क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे पूछे गए हैं। हमारे हर लेक्चर में जितने भी पीवाईक्यूज होंगे उनको हम मार्क कर देते हैं कि ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, सो दैट कि आपको आइडिया रहे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है बेटा, अब इसमें मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो थर्ड सेम का और फोर्थ सेम का सेकेंड ईयर का जो कोर्स है, जो हमारा उड़ान बैच के नाम से है, वो लॉन्च हो चुका है, जहां पर आप अपने सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे जो भी आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं, थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और दोनों तरीके से आप ले सकते हो। जो बच्चा चाहता है कि थर्ड और फोर्थ सेम का कॉम्बो एक साथ लेना चाहता है पूरे सेम का, वो पूरे साल का भी ले सकता है, या अगर केवल थर्ड सेम का लेना चाहता है तो थर्ड सेम का भी ले सकता है, वो उसकी चॉइस है। तो आप जाके विजिट कर सकते हैं वेबसाइट को या फिर एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, और वहां से अपना ले सकते हो। बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम सबसे पहले सिलेबस की बात करें बेटा, तो ईएमआई में जो फर्स्ट यूनिट है वो आपकी इंट्रोडक्शन की है, और इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो बेसिक टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है उसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे। तो क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि मेजरमेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, मेजरमेंट्स क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, मेथड ऑफ मेजरमेंट्स क्या होते हैं, यहां तक आप आज कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद मेजरमेंट में एरर्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क, इसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, एमीटर वोल्टमीटर क्या होते हैं, पीएमएम्स इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता ही आता है, या तो पीएमएमसी आता है या मूविंग आयरन आता है, तो दो में से एक टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है। इसके अलावा ये सब इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट, इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इन सब में जो हम टॉर्क निकालते हैं कि जो वो निडल है, जो पॉइंटर है, वो कैसे मूव करता है, उसमें कितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, उसको रोकने के लिए कितना कंट्रोलिंग टॉर्क चाहिए होगा, वो सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरी चीज, एक टॉपिक और एक्सटेंशन ऑफ रेंज, कि एक एमीटर की रेंज जो है, एक एमीटर केवल 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है, तो आप उसकी क्या रेंज को बढ़ा सकते हैं, और अगर बढ़ा सकते हैं तो कैसे बढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपका इसी टॉपिक में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया मेजरमेंट है क्या। ठीक है, मेजरमेंट क्या चीज है, तो देखो अगर मैं पहले डेफिनेशन से पढ़ूं तो मेजरमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एंड द अननोन क्वांटिटी। भैया ये क्या है, बेसिकली मेजरमेंट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। मेजरमेंट क्या करना है, कंपैरिजन करते हैं। मेजरमेंट में हम कुछ कंपैरिजन करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ कि ये जो लाइन है ये छोटी है कि बड़ी है, तो हम नहीं बता सकते ना कि ये छोटी है कि बड़ी है। क्यों नहीं बता सकते, जब तक मैं ये ना बताऊं कि किसके कंपैरिजन में, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मान लीजिए अगर ये एक कंपैरिजन है, इसके लिए एक स्टैंडर्ड स्केल है, इसके कंपैरिजन में ये बड़ी है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ये बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, मेजरमेंट का मतलब ये है कि हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का। तो एक चीज को हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, जैसे हमने कहा कि भाई मुझे 1 किलो आम लेके आने हैं बाजार से। ठीक है, तो वो 1 किलो जो है वो एक स्टैंडर्ड हो गया। अब कुछ पत्थर होगा, कोई मेटल होगा, उसका कुछ फिक्स साइज होगा, उसको हमने लैब में मान लिया कि भाई इसका जो वेट है वो 1 kg है, इसका जो वेट है वो 1 kg है। अब वो हमारा स्टैंडर्ड हो गया। अब उसके कंपैरिजन में हम बताएंगे कि अगर ये हमारा 1 kg है, तो मान लीजिए ये जो आम है अगर ये 2 kg है, तो ये इसका डबल वेट के इक्वल हो गए। अगर 3 kg है तो 3 टाइम्स इसके इक्वल हो गए। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है कि एक स्टैंडर्ड एज्यूम करना होता है। जैसे हमने 1 मीटर का स्केल एज्यूम कर लिया कि भाई ये इतनी लंबाई को हम 1 मीटर बोलेंगे। अब बाकी जो भी लेंथ मेजरमेंट होगा वो इसके कंपैरिजन में होगा कि अगर 100 मीटर जाना है तो इसको 100 टाइम्स लेके चलना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि एक स्टैंडर्ड को एज्यूम करते हैं और उसके कंपैरिजन में किसी चीज को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने कोई मीटर स्केल ले लिया,
कोई वेट ले लिया, ठीक है, कोई वेइंग मशीन ले ली, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। और यहां पर क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन करते हैं। फिर हमको जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेंड बोलते हैं। तो मेजरेंड को हमने दिया, स्टैंडर्ड के साथ कंपैरिजन किया, और फिर आपको पता चलेगा कि भाई इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड, कंपैरिजन जिसके साथ में हम कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में जो कंपैरिजन कर रहे हैं, उसके साथ में हमारी जो वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, लेंथ है अगर तो लेंथ कितनी है, मास है तो वो मास कितना है, वेट है तो कितना है। ठीक है, तो जो भी चीजें हम मेजर कर रहे हैं चाहे वो कुछ भी हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड हमें लेना पड़ेगा, फिर हम मेजरमेंट करके बता सकते हैं कि भाई ये इसकी स्पीड इतनी है। ठीक है, तो अब फिर से आ जाते हैं अपने डेफिनेशन पे। मेजरमेंट इज द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड एट द अननोन क्वांटिटी। द रिजल्ट ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म में इसका रिजल्ट देते हैं, जैसे हमने कितने टाइम्स आम लिए, 2 किलो 3 किलो, तो 3 kg, 3 क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है, केजी तो स्टैंडर्ड हो गया ना, तो 3 kg, 3 टाइम्स ऑफ 1 kg। ठीक है, तो वो न्यूमेरिक वैल्यू में रिजल्ट आते हैं। इन अदर वर्ड, मेजरमेंट इज द प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल पैरामीटर, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, जैसे हीट है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, इज कन्वर्टेड इनटू इजीली रीडेबल न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको हम इजीली न्यूमेरिक वैल्यू में बता सकते हैं। हमारे पास वेइंग मशीन है, हमने कोई सामान उसमें डाला, उसमें रीडिंग आ गई कि इसका इतना मशीन है, आपको अपना वेट करना होता है, वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं, वो आपको रीडिंग बता देती है कि आपका वेट इतना है। ठीक है, तो बेसिकली ये वही प्रोसेस है। ठीक है, और जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेजरेंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेंड बोलते हैं। अब जैसे अगर कुछ एग्जांपल लो आप रियल लाइफ से, हमें लेंथ को मेजर करना है तो हमने एक स्टैंडर्ड स्केल ले लिया, उसके साथ में हम मेजर कर रहे हैं कि भाई कितनी है। टेम्परेचर मेजर करना है तो हमने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, स्टैंडर्ड थर्मोमीटर लिया, उसमें हमने बताया कि भाई इतने रीडिंग पे पहुंच गए तो इतने, इतने रीडिंग पे पहुंच गए तो इतने सेल्सियस, इतने डिग्री पे पहुंच गया तो इतने सेल्सियस। तो एक स्केल लेते हैं ना, वो स्टैंडर्ड तो मानना पड़ता है। इसी तरह से अगर हमें कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी करनी है तो उसके लिए भी हम रेफरेंस लेते हैं कि भाई इसके रेफरेंस में ये इतनी वैल्यू होगी। मास को मेजर करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम रेफरेंस के साथ में ही मेजर करते हैं, तभी हमारा मेजरमेंट हो पाता है। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में आपसे पूछा भी गया था, 2 नंबर में आया था हालांकि, कि व्हाट डू यू मीन। अब आज का जो टॉपिक है हमारे जनरली, इसमें से 2 ही नंबर के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि इंट्रोडक्टरी टॉपिक है। 7 नंबर के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पीएमएमसी और एमआई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ये सब पूछे जाते हैं, तो वो हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में आपका जो क्वेश्चन आया था वो 2024-25 में ये 2 मार्क्स में आया था कि व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट, तो इसी से आपको डिफाइन करना था। ठीक है जी। अब मेथड ऑफ मेजरमेंट, अच्छा इससे पहले मैं एक चीज बताऊं भाई, अगर हमें मेजरमेंट समझ में आता है कि हमें कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करके बताना है कि भाई ये क्वांटिटी कितनी है, तो हमने मेजरमेंट तो कर लिया, लेकिन किसी चीज से तो मेजरमेंट करोगे ना। इस मेजरमेंट को कोई तो फैसिलिटेट करेगा, इस मेजरमेंट को कोई तो परफॉर्म करेगा। तो जिस टूल का हम यूज करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मेजरमेंट समझ में आ गया कि भाई स्टैंडर्ड के साथ में कंपैरिजन करना है, वैल्यू आ गई, हमने मेजर कर लिया, लेकिन उसको कंपैरिजन करने के लिए भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, आप थोड़ी करोगे बैठ के हर जगह। ठीक है, तो वो जो यूज करते हैं जिससे हमारा मेजरमेंट परफॉर्म होता है उसको हम बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन भी हो जाती है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो 2 मेथड होते हैं बेटा मेजर करने के किसी भी चीज को। एक तो होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट मेजरमेंट, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि सीधे सीधे रीडिंग मिलती है। हमें प्रेशर मेजर करना है, ठीक है, प्रेशर गेज लगी होती है, डायरेक्ट प्रेशर हमें दिखाता है। हमें टेम्परेचर मेजर करना है, बगल में लगाओ, टेम्परेचर चेक करो, आपको इजीली टेम्परेचर दिखा देगा कि हाँ आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना है। ठीक है, तो मतलब ये डायरेक्ट जो चीज हमें मेजर करनी है वही चीज हमारा इंस्ट्रूमेंट मेजर करके हमें दे रहा है। हमको वेट मेजर करना है तो वो हमारा वेट ही दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखा रहा है। तो जो चीज हमें मेजर करनी है उसको डायरेक्ट फॉर्म में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दिखा रहा है तो इस तरह का जो मेजरमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट बोलते हैं। एक बार पढ़ लेते हैं। इन दिस मेथड ऑफ मेजरमेंट द अननोन क्वांटिटी इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अननोन को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ में। द रिजल्ट ऑफ द क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर एंड यूनिट।
इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज लाइक लेंथ, टेम्परेचर, प्रेशर, वेट। एग्जाम्पल आपके हो जाएंगे डिजिटल वोल्ट मीटर, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर, प्रेशर गेज। ये सब क्या है? आपके डायरेक्ट मेजरमेंट है। भाई वोल्ट मीटर से वोल्ट मीटर नापना है, वोल्टेज बता देगा कितना वोल्टेज है। एमीटर है, करंट नापना है, डायरेक्ट बता देगा कितनी करंट है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? डायरेक्ट मेथड होगा, जहां पे हमें न्यूमेरिक फॉर्म में डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। डायरेक्ट कंपैरिजन होता है स्टैंडर्ड के साथ में और आपको फाइनल आंसर पता चल जाता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती है, हमको निकालना पड़ता है, हमको उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। कुछ सर्टेन फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हमें इसको निकालना होता है। तो मान लीजिए जैसे आपको रेजिस्टेंस निकालना है, अब हमें पता है कि R इक्वल टू V अपॉन I होता है। तो हमें R को मेजर करने के लिए हमारे पास सपोज अभी कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है, हालांकि आज के डेट में होते हैं, ऐसा नहीं है कि हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते, रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो और यही मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि मल्टीमीटर नहीं है हमारे पास, केवल सिंपल एमीटर और वोल्ट मीटर है जिससे हम करंट और वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं और आपसे कहा जा रहा है कि इसका आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो आप क्या करोगे? अब रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए तो इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे? वोल्ट मीटर से वोल्टेज निकालेंगे, एमीटर से करंट निकालेंगे और फिर क्या करेंगे? हमें फॉर्मूला पता होता है कि R इक्वल टू V अपॉन I, तो उस फॉर्मूले में रख के हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया कि कुछ मेजरमेंट करने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज निकाला, करंट निकाली, दोनों का रेशियो लिया, तो हमको क्या मिल गया? रेजिस्टेंस मिल गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मेथड कहलाता है इनडायरेक्ट, यानी कि मैंने रेजिस्टेंस को मेजर किया ही नहीं, मैंने तो कुछ और मेजर किया था, लेकिन उस मेजरमेंट की हेल्प से मैंने रेजिस्टेंस को कैलकुलेट किया। तो इस टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, जहां पर हम इनडायरेक्टली किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, डायरेक्ट उसका इंस्ट्रूमेंट से कोई मेजरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट तो मैंने आपको बताई दिया, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? टू फैसिलिटेट दी मेजरमेंट, तो हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस विच कैन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड और वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जिससे हम जो वैल्यू मेजर कर रहे हैं, कितनी वैल्यू है, उसको बता सकते हैं। दैट इज इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें हमारे दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं बेटा, एक तो होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमें मेजर करना है, जो भी कुछ हम मेजर करने जा रहे हैं। ठीक है, अब ये इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पैरामीटर। इंस्ट्रूमेंट के जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसकी फॉर्म में ही आपको रिजल्ट बताते हैं। ठीक है, दिस इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत कम यूज होते हैं। ठीक है, पहले बताते हैं, जनरली हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देखते हो वो सब सेकेंडरी होते हैं। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बहुत कम, ये बेसिकली कब यूज होते हैं? जब हमें कोई स्टैंडर्ड सेट करना होता है। ठीक है, हमें किसी वोल्ट मीटर को स्टैंडर्डाइज करना है कि भाई ये वोल्ट मीटर 1 वोल्ट दे रहा है तो ये 1 वोल्ट पे ही 1 वोल्ट रीडिंग दिखाए, ये एमीटर 1 एम्पियर दिखा रहा है तो 1 एम्पियर पे ही 1 एम्पियर रीडिंग दिखाए। तो वो स्टैंडर्डाइज करना उसको बोलते हैं कि इसको हम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम इस तरह के इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जनरली। ठीक है, तो दीज इंस्ट्रूमेंट आर रेयरली यूज्ड बिकॉज ईच टाइम द वैल्यू ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी वेरीज, so we have to calculate the magnitude of measuring quantity analytically, which is time consuming, and this type of instrument are suitable for laboratory purpose. laboratory वगैरह में यूज करते हैं। तो फिर से समझ लेते हैं कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को इंस्ट्रूमेंट के पैरामीटर्स की फॉर्म में ही आंसर देते हैं। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटर एंगल की फॉर्म में है तो आपको आंसर एंगल की ही फॉर्म में मिलेगा, आप अपने आप निकालते रहना उसको क्या चीज होगी। ठीक है, तो जैसे हमारा एग्जांपल है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब इसमें जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है तो ये गैल्वेनोमीटर करंट का बताना चाहिए, लेकिन ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट अगर आपको पता करना है, डिटरमाइन द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। मतलब यहां डायरेक्ट करंट आपको नहीं देखने को मिलेगी, यहां पर आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ कॉइल के जो टेंजेंट होगा, यानी कि कितना कॉइल में डिफ्लेक्शन हुआ, उसका tan थीटा जब आप लोगे तब आपको पता चलेगा कि करंट कितनी है। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट था वो तो केवल टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर था, यानी कि टेंजेंट निकाल के बता रहा है। उस टेंजेंट से आप एग्जैक्टली आइडिया लगा सकते हो कि आपकी करंट कितनी होगी।
तो ये आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जो बेसिकली मैंने आपको बताया लैब वगैरह में यूज करते हैं स्टैंडर्डाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट को, बाकी और कहीं इसका यूज नहीं किया जाता है। इसके अलावा जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है। इन द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट द डिफ्लेक्शन शोज द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरेबल क्वांटिटीज, डायरेक्ट आपको मैग्नीट्यूड दिखा देंगे, या फिर हम उसको दूसरे तरीके से भी इनडायरेक्ट मेथड से भी मेजर कर सकते हैं। द कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट विद द स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इज एसेंशियल फॉर द मेजरमेंट, जो बात मैं भी आपको बता रहा था। कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब हम बनाते हैं या यूज करते हैं तो उसको पहले स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी होता है। हमको क्या पता, हमने एक वेइंग मशीन लेके आए और वो मशीन है, हमने मान लिया कि ये 1 किलो वेट दिखा रही है, वो सही है, हो सकता है कि वो 900 ग्राम को 1 किलो बता रही हो, है ना। तो पहले तो उसको स्टैंडर्डाइज करना बहुत जरूरी है कि उसको एक स्टैंडर्ड मशीन के साथ में हम कंपैरिजन करें कि अब ये बिल्कुल सेट हो गई है, अब ये रीडिंग जो देगी वो परफेक्ट रीडिंग देगी। तो ये मैंडेटरी होता है सभी सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के साथ। The output of this type of device is directly obtained and no mathematical calculation required. आउटपुट डायरेक्टली मिल जाता है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ केसेस में हम अगर इनडायरेक्ट क्वांटिटी मेजर करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे एमीटर है, वोल्ट मीटर, ये सब क्या है, हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तो 3 कैटेगरी में हमने 3 टाइप के हमने इंस्ट्रूमेंट में इसको डिफाइन किया कि भाई सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंडिकेटिंग, या होते हैं रिकॉर्डिंग, या होते हैं इंटीग्रेटिंग, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं इनको समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट की। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है बेटा कि एक पॉइंटर लगा होता है, ऐसे निडल होती है। जब भी उसमें कोई करंट या वोल्टेज या कोई क्वांटिटी पास ऑन होती है वो निडल मूव करती है, और वो जब निडल मूव करती है तो वो रीडिंग आपको बताती है कि भाई कितनी रीडिंग है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है एमीटर, इसमें निडल आपकी ऐसे घूम रही है, तो ये फिलहाल बता रहा है कि जो करंट की वैल्यू है वो इतनी है, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एमीटर है या वोल्ट मीटर है। फिर दूसरे आते हैं रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जैसे हमारा चार्ट रिकॉर्डर हो गया, ईसीजी हो गया, डेटा रिकॉर्डर हो गया, डेटा लॉगर हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करते हैं, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिकॉर्ड करते हैं टू बी मेजर्ड कंटिन्यूअसली ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, और एक टाइम ड्यूरेशन के लिए। भाई अब से लेके मान लीजिए जैसे ईसीजी होता है ना कि आपने 10 सेकंड के लिए किया, 1 मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए किया। कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो पूरे पूरे दिन कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं और आपको पल्स वगैरह सब बताते रहते हैं, तो वो सब क्या आपके रिकॉर्डिंग टाइम इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसमें पॉइंटर की जगह हमारा एक ग्राफ निकल के आता है और एक पेन लगा होता है जो उस ग्राफ को ट्रेस करता रहता है। ये पुराने टाइम में होता था, अब तो डिजिटल आ गया, वैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट रिकॉर्डर या फिर डेटा लॉगर। आपने देखा होगा जो पुरानी मूवी में दिखाते हैं कई बार कि वो अपना बताता रहता है, एक पेन से चलता रहता है, उसमें वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। वो पुराने इंस्ट्रूमेंट होते थे, अब तो ये वाले कम यूज होते हैं। तीसरा होता है बेटा हमारा इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये भी क्या कहता है कि दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट गिव द टोटल अमाउंट, ये पूरी क्वांटिटी मेजर करके बताता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि इतनी टाइम ड्यूरेशन में मेरी कितनी क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे एनर्जी मीटर होता है तो आपको एनर्जी बताता है कि भाई इसने इतनी देर तक ये चीज यूज की तो इतनी एनर्जी यहां पर यूज हो रही है। तो दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट आर नोन एज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा एनर्जी मीटर होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन जो हमारा टॉर्क है, किस तरह के हमारे इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। 2 कैटेगरी में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को। एक तो होते हैं हमारे डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो यहां पर ना डिफाइन करने का तरीका होता है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि कैलकुलेट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो पहली कैटेगरी आप बताएंगे कि जी एक तो होते हैं एब्सोल्यूट, दूसरे होते हैं सेकेंडरी, फिर सेकेंडरी में भी आपने 3 बता दिए। बेस्ड ऑन वर्किंग, अगर आपसे इंस्ट्रूमेंट पूछा जाता है कि क्लासिफाई करिए इंस्ट्रूमेंट को बेस्ड ऑन वर्किंग या बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन टाइप, तो किस तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पे अगर आपको डिफाइन करना पड़े तब आप कहेंगे कि जी एक तो होते हैं जिसमें नीडल ऐसे घूमती है, वो तो हो गए हमारे डिफ्लेक्शन टाइप। एक ऐसा होता है जिसमें हम क्वांटिटी को 0 पे सेट करते हैं, उसको बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो दोनों चीजों में क्या होता है, जैसे एक होता है हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, इसमें क्या होगा 2 परमानेंट मैग्नेट्स लगी होगी, उसके बीच में एक कॉइल होगी और उस कॉइल पे एक पॉइंटर लगा होगा,
ठीक है, जब इस कॉइल में ये जो कॉइल यहां पर लगी हुई है, यहां और यहां हम कोई वोल्टेज या करंट को ऐड करेंगे, ठीक है, वोल्टेज या करंट को अगर हम यहां पर ऐड करेंगे तो इस जो कॉइल है, इस कॉइल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ठीक है, अब करंट जब फ्लो होगी तो यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है, तो यहां पे एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। वेन एवर, हमारा रूल क्या था बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो, वेन एवर ए करंट कैरिंग कॉइल, दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल, इसमें करंट फ्लो हो रही है, वेन एवर ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग कॉइल को अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, देन द कॉइल एक्सपीरियंस ए फोर्स। अब उस कॉइल में एक फोर्स लगेगा, और जब इस कॉइल में फोर्स लगेगा तो उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो whenever a current carrying coil is placed inside a magnetic field, एक फोर्स इज प्रोड्यूस, एक फोर्स बनेगा, उस फोर्स की वजह से एक टॉर्क डेवलप होगा, और वो टॉर्क इस निडल को इधर की तरफ मूव कराएगा। लेकिन अगर इसको कोई रोकने वाला ना हो तो बेटा यहां से टॉर्क डेवलप हुआ तो बिल्कुल लास्ट तक जाके रुकेगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि ये एग्जैक्ट रीडिंग पे जाके रुके, हमको एक रीस्ट्रेनिंग टॉर्क भी लगाना पड़ता है, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जो इसको मेंटेन करे कि भाई अगर 1 एम्पियर करंट है तो 1 एम्पियर पे जाके रुके, 0.5 है तो 0.5 पे जाके रुक जाए। तो इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी एक टॉर्क लगाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। और वो कंट्रोलिंग टॉर्क या तो हम देते हैं स्प्रिंग से, कई बार हम उसको ग्रेविटी कंट्रोल भी बोल देते हैं, जिसमें हम एक वेट अटैच कर देते हैं, तो वो भी आपका काम कर जाता है। और भी मेथड होते हैं, डैम्पर वगैरह लगाते हैं, तो वो सब चीजें हम इसमें लगाते हैं। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसमें हमारा मेजरमेंट जो होता है वो डिफ्लेक्शन से होता है, डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो, उससे हमारी रीडिंग आती है, उसको हम बोलते हैं बेटा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट है हमारा नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, कुछ देखो इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। अब देखिए हमें इसमें क्या करना होता है, रीडिंग को 0 पे लाना होता है। ठीक है, तो ये नल पॉइंट होते हैं इस तरह के, देखो इधर भी रीडिंग है और इधर भी रीडिंग है, ये क्या हमारा नल टाइप गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो इसको हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, इन इंस्ट्रूमेंट इन विच 0 नल इंडिकेशन डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर क्वांटिटी, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें हमारी क्वांटिटी नल इंडिकेशन से डिटरमाइन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। It is used as a null detector which indicate the null condition when the measured quantity and the opposite quantities are same। ये null deflection शो करना चाहिए कि जब हमारी measured quantity और standard quantity बराबर हो जाती हैं तब null deflection आना चाहिए। जैसे हम गैल्वेनोमीटर में करते हैं, आपने 12th में मीटर ब्रिज पढ़े होंगे, है ना, जब 12th पढ़ के आए हो तो उसमें चैप्टर नंबर 3 में मीटर ब्रिज हमने पढ़े थे। ठीक है, उस मीटर ब्रिज में क्या पढ़ा था आपने, कि जब हम वायर को स्लाइड करते हैं उस स्लाइडिंग वायर पे, तो उसमें गैल्वेनोमीटर अटैच होता है, और हम उसको स्लाइड करते रहते हैं, और स्लाइड करके इसकी रीडिंग को चेक करते रहेंगे। जैसे ही इसकी रीडिंग 0 पे आएगी हम स्लाइड करना रोक देंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि जहां पे जाके ये रीडिंग 0 आ गई है, इसका मतलब अब मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया है, अब इसमें गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट नहीं आ रही है। तो गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं इंडिकेशन के लिए कि अब हमारी यहाँ पे ये स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, ये कंपैरेटिव हमारी जो वैल्यूज थी वो बराबर हो गई। ठीक है, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फॉर द ऑपरेशन ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट फॉलोइंग कंडीशन रिक्वायर, द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द मेजरिंग क्वांटिटी, द अपोजिंग इफेक्ट हुज वैल्यू इज एक्यूरेटली नोन, ए डिटेक्टर विच डिटेक्ट्स द नल कंडीशन। ये डिटेक्टर होता है हमारा जो कंडीशन को डिटेक्ट करता है। और ये मीटर ब्रिज ही तो है जो आपने 12th में पढ़ा था, उसी मीटर ब्रिज में हम गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं, स्लाइडिंग वायर है, इस पर स्लाइड करते रहते हैं, जब ये 0 दिखा देता है वहां पे बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बनाते हैं, राइट। ये होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। तो बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन, अब अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है बेटा। ठीक है, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है, और यहां से क्वेश्चन 7 नंबर में भी आ सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब मेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो है पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होनी चाहिए, एक इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए ना। अब अगर आप कोई मोबाइल लेने जाओ तो भी ये पता करके जाते हो ना कि भाई इसका कैमरा ऐसा होना चाहिए, रैम इतनी होनी चाहिए, प्रोसेसर ये होना चाहिए, अगर मैं PUBG खेलूं तो कैसे खेला जाएगा, खेले भी पाएगा कि नहीं खेल पाएगा।
तो सारी कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हो ना। एक बाइक लेने जाते हो तो बाइक की कैरेक्टरिस्टिक चेक करते हो, कितना माइलेज देगी, टॉप स्पीड कितनी है, एवरेज कितना देती है, ठीक है, कितने लोग कैरी कर सकती है, लुक्स कैसी हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ना। तो इंस्ट्रूमेंट की भी बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको हम इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले, लेने से पहले, या अगर हम चाहते हैं कि मेरा इंस्ट्रूमेंट अच्छा हो तो उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी मैं उसको अच्छा मानूंगा, अदरवाइज उसको अच्छा नहीं मानेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, एक स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक और एक डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक फिक्स होती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं, जबकि डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हमारी चेंज होती रहती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें आता रहता है। तो स्टैटिक में क्या क्या जाएंगे, जैसे एक्यूरेसी है, सेंसिटिविटी है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, प्रिसीजन है, लीनियरिटी, एरर, डेड जोन, रिजोल्यूशन, थ्रेशोल्ड फिक्स होती है हर इंस्ट्रूमेंट की। ये स्टैटिक हो गई। डायनेमिक में क्या जाएगा, स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, डायनेमिक एरर, फिडेलिटी, लैग, ये सब क्या है हमारे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक है। एक एक करके, ज्यादा बड़े नहीं है, एक एक लाइन में सबको डिफाइन करना है, केवल डेफिनेशन समझनी है। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ एप्लीकेशन आर टू बी मेजर्ड आर कांस्टेंट एंड वेरी वेरी स्लोली विद टाइम। टाइम के साथ बहुत धीरे धीरे ये चेंज होती हैं, इसीलिए इसको लगभग लगभग स्टेशनरी मान लिया जाता है या स्टैटिक बोला जाता है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो पिछले साल एग्जाम में भी आई थी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी क्या है, द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस ऑफ मेजरमेंट कंपेयर्ड टू द ट्रू वैल्यू नोन एज एक्यूरेसी। यानी कि आप ट्रू वैल्यू के कितना नजदीक हैं, जो एक्चुअल वैल्यू है आपका इंस्ट्रूमेंट, उसके मान लीजिए आप 1 एम्पियर मेजर करना चाह रहे हैं और आपका इंस्ट्रूमेंट 0.99 बता रहा है या 1.01 बता रहा है, तो आप 1 के आसपास ही हो ना, इसका मतलब वो एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। तो जो वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको आप मेजर करना चाहते हो, अगर आपकी वैल्यूज जो मेजर्ड वैल्यू उसके पास पास आ रही है, बिल्कुल उसके लगभग लगभग कितना क्लोज जा रही है, वो उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। अच्छा, इसमें और प्रिसीजन में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है कि हाउ प्रिसाइज यू आर, हाउ प्रिसाइज योर इंस्ट्रूमेंट इज, कितना प्रिसाइज है। प्रिसाइज का मतलब है मुझे 1 एम्पियर करंट मेजर करना था, मेरा इंस्ट्रूमेंट अगर 1.01 या 0.99 दिखा रहा है तो वो एक्यूरेसी है। पर मान लीजिए कि मुझे 1 एम्पियर मेजर करना है, मैंने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया, उसने वैल्यू दिखाई 1.4, अगली बार यूज किया उसने वैल्यू दिखाई 1.39, उसके अगली बार यूज किया तो दिखाया 1.41, यानी कि गलत दे रहा है और बार बार गलत ही दे रहा है, हो सकता है सही भी दे। तो प्रिसीजन में एक्यूरेसी होना जरूरी नहीं होता है। प्रिसीजन का मतलब होता है रिपीटेटिव, वो बार बार सेम वैल्यू आपको दे रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि ये बुल्स आई है, ठीक है। अब अगर मैं टारगेट हिट करता हूं, ठीक है, और मेरा पहला टारगेट आता है यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, तो ये क्या है, मेरी एक्यूरेसी है। अगर मैं यहां आ रहा हूं तो ये क्या है, एक्यूरेसी है। लेकिन प्रिसीजन क्या है, अब ये एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है, कभी यहां आ रहा है। प्रिसीजन क्या होगा कि मान लीजिए मैंने हिट करना शुरू किया, वो यहां हिट कर रहा है, अभी यहां कर रहा है, फिर यहां कर रहा है, फिर यहां कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसका निशाना बार बार यही लग रहा है। तो ये क्या है, प्रिसाइज है, रिपीटेडली एक ही जगह पर वो वैल्यू को हिट कर रहा है, एक ही जगह पर, भले ही वो गलत है, ये एरर से दूर है, लेकिन ये क्या है, प्रिसाइज है। अभी अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये बुल्स आई है, ठीक है, अब मान लीजिए कि ये मेरे बुल्स आई है ना, और मैंने हिट करना शुरू किया। अब मान लीजिए वो यहां हिट कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां आ रहा है, उसने 5-7 निशाने मारे, सब एक ही साथ आ रहे हैं। अब ये क्या है, एक ही जगह के आसपास निशाने लग रहे हैं, तो ये प्रिसाइज भी है और ये एक्यूरेट भी है। ये क्या है, प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है, दोनों चीजें हैं। यहां क्या है, ये वाला तो प्रिसाइज है और ये वाला एक्यूरेट है, लेकिन अगर मैं पूरे की बात करूं तो यहां पर ये एक्यूरेट नहीं है, ये एक्यूरेट नहीं है और ये प्रिसाइज नहीं है, क्योंकि ये चारों तरफ घूम घूम के आ रहा है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि प्रिसाइज का मतलब होता है एक ही वैल्यू को बार बार देना, रिपीट करना, भले वो गलत हो या सही हो, डजंट मैटर,
लेकिन वो बार बार आपका एक ही दे रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है अगर वो सही वैल्यू दे रहा है वो प्रिसाइज हो, बार बार एक ही वैल्यू दे। ठीक है, तो प्रिसाइज एक्यूरेसी हो समझ में आ गया, प्रिसीजन हो गया। प्रिसीजन इज द रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए सेट वैल्यूज रिलेटेड टू द अदर। पिछली बार जो वैल्यू है अब की बार भी वही मिला, उससे अगली बार भी वही मिली, आसपास मिल रही है, भले ही वो एक्चुअल वैल्यू हो या ना हो, उसको बोलते हैं प्रिसीजन। और एक्यूरेसी आपके रिजल्ट जो कंक्लूजन जो हमें चाहिए उसके कितना पास है उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। फिर आती है एक टर्म बेटा रिप्रोड्यूसिबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मेजरमेंट टू बी डुप्लीकेट आइदर बाय सेम पर्सन, मतलब मैं मेजर कर रहा हूं तो भी 1 एम्पियर दिखाए, कोई और आके मेजर करने लगे तो वो भी 1 एम्पियर दिखाए, तो तीसरा आ जाए उसको भी 1 एम्पियर दिखाए। ऐसा थोड़ी कि हर किसी के आने से वो अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। तो ये क्वालिटी हम चाहते हैं कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में हो, कोई भी मेजर कर ले सेम आंसर दिखाना चाहिए, इस क्वालिटी को बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होती है, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट। लेकिन ये होता क्या है सेंसिटिविटी, इट डिनोट द स्मॉलेस्ट चेंज, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, इट डिनोट द स्मॉलेस्ट चेंज इन द मेजर्ड वेरिएबल इन विच द इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड। मतलब मैं एक करंट को मेजर करना चाह रहा हूं, मैंने करंट को बढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैं देखता हूं कि कुछ देर तक तो वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा मीटर। मान लीजिए मुझे 5 एम्पियर का कोई मीटर है मेरा, और मैं करंट मेजर कर रहा हूं 0.1 पे मीटर हिला ही नहीं, 0.2 एम्पियर पे भी नहीं हिला, 0.3 पे भी नहीं हिला, 0.5 पे उसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। तो वो मिनिमम क्वांटिटी जो वो मेजर कर पा रहा है, जिसमें डिफ्लेक्शन दिख रहा है, वही कहलाती है उसकी सेंसिटिविटी। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट कितना सेंसिटिव है, कितनी छोटी से छोटी क्वांटिटी को वो मेजर कर पाता है। हम तो यही चाहेंगे ना कि मिनिमम से मिनिमम रिजल्ट भी हमें पता चल जाए, तो वो हमारी क्या कहलाती है सेंसिटिविटी। जैसे आपके जो स्केल होता है जिसको आप यूज करते हो अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में आपके साथ रहता है, उस स्केल में सबसे छोटी क्वांटिटी क्या मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर। तो वो मिलीमीटर उसकी सेंसिटिविटी हो गई। मिलीमीटर से अगर कोई छोटी क्वांटिटी तो आप मेजर कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो मिनिमम रिजल्ट क्या देगा, मिलीमीटर में देगा। तो वहां हमारा जो सेंसिटिविटी है वो मिलीमीटर की हो गई। आप सब्जी वाले के पास जाओ, वो किलो में, 5 किलो में, 10 किलो में तोलता है, उसके पास 2-4 ग्राम का अगर वेट करोगे ना, उसकी मशीन पे वेट भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन वही चीज अगर आप सुनार के पास जाओ तो वहां पे 1 मिलीग्राम भी आपको दिखाएगा, वो तो भाई इतना कीमती है। तो वो उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है जो सुनार के पास होता है, लेकिन वही जो सब्जी वाले के पास है उसकी सेंसिटिविटी कम है। तो उसको क्योंकि सब्जी तोलनी है, क्या फर्क पड़ रहा है, 10-20 ग्राम अगर ऊपर नीचे हो भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो सेंसिटिविटी कहलाती है, राइट। रेसिप्रोकल ऑफ सेंसिटिविटी इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन फैक्टर। ठीक है, जो इसका उल्टा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन फैक्टर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन जो भी मैंने भी बताया कि भाई कितने उसके स्केल होते हैं, मिनिमम द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट ऑफ क्वांटिटी, कि भाई आपने मेजर करना शुरू किया 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.1, 1.2, तो जो 0.1 है ना, 1 mm जो है वो उसका रिजोल्यूशन हो गया, किसका रिजोल्यूशन mm में है। ठीक है, ये सबसे मिनिमम mm को मेजर कर सकता है। फिर आता है बेटा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या होता है, व्हेन द रीडिंग ऑफ इनपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 0, द इनपुट रीडिंग विल रीच ए सर्टेन वैल्यू बिफोर चेंज अकर्स इनटू द आउटपुट। मतलब हमने वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया, एक पॉइंट पर आके डिफ्लेक्शन आना शुरू होगा, तो जिस पॉइंट पर आके डिफ्लेक्शन आना शुरू होता है उस वैल्यू को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। कि मान लीजिए 5 एम्पियर का स्केल है, हमने करंट को मेजर करना शुरू किया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 से वो मूव करना शुरू किया, तो हमारी जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई वो 0.5 हो गई, कि भाई मिनिमम 0.5 करंट देनी है तभी इसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, 0.5 से नीचे में डिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड वैल्यू। फिर आती है लीनियरिटी। लीनियरिटी सबको पता है क्या होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ओम्स लॉ में ही पढ़ा था, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक लीनियर होती है, ठीक है, उसको हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोल देते हैं। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लीनियरिटी, ऐसा नहीं कि हम अगर क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो आउटपुट भी उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए। द लीनियरिटी इज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिमेट्रिकली एंड लीनियरली। ये तो क्लियर है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। फिर आता है एरर। एरर का मतलब है कि हम क्या वैल्यू चाह रहे थे और हमें क्या मिल रही है, उन दोनों का डिफरेंस इज एरर। मुझे मेजर करने की 1 एम्पियर, मेरा रिजल्ट आ रहा है 0.99, तो 0.01 की एरर उसमें हो गई। वो डिफरेंस जो है एक्चुअल वैल्यू में और मेजर्ड वैल्यू में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरर बोलते हैं। फिर आता है डेड जोन।
डेड जोन क्या होता है? इन सम इंस्ट्रूमेंट इट इज पॉसिबल दैट इनपुट इंक्रीज बियॉन्ड सर्टेन वैल्यू। अगर हम इनपुट को कुछ वैल्यू के आगे बढ़ाए, आउटपुट चेंज नहीं होता है, मतलब हम इनपुट तो बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन आउटपुट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डेड जोन बोलते हैं। कि जितनी ड्यूरेशन के लिए हमने इनपुट को बढ़ाया बट आउटपुट पे कोई चेंज नहीं आया, उसको हमने क्या बोल दिया कि ये डेड जोन है, इस जोन में इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं कर रहा है। So for certain range of input there is no change in output. This range of input is known as dead zone. ठीक है, अब बात करते हैं डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी टाइम के साथ थोड़ा सा चेंज होती है, जैसे स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स, यानी कि कितना जल्दी वो रेस्पॉन्ड करता है, जैसे सेंसिटिविटी की तरह ही है कुछ कुछ। द स्पीड एट विच द इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्ड whenever there is any change in the quantity to be measured is called speed of response। यानी कि मैंने क्वांटिटी दे रहा था, अब मैंने नई क्वांटिटी मेजर करने के लिए लगा दिया, तो कितनी जल्दी वो नई क्वांटिटी को मेजर करके दे दे रहा है, दैट इज द स्पीड ऑफ रेस्पॉन्स। लैग क्या होता है? इसी का उल्टा लैग हो जाता है, द अमाउंट ऑफ डिले प्रेजेंट इन द रेस्पॉन्स। कि हमने कुछ मेजरमेंट करना चाह रहे हैं, कितनी देर में वो मेजरमेंट आ रहा है, वो लैग कराता है कि भाई हम तो अभी मेजर करना था, वो 2 सेकंड बाद रिजल्ट आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कि हमारा लैग है मेजरमेंट में। Whenever there is a change in the quantity to be measured is called measuring lag, या सिंपली लैग भी बोल देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आती है बेटा डायनेमिक एरर। डायनेमिक एरर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी दैट वेरीज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ट्रू वैल्यू जो टाइम के साथ वेरी कर रही हो एंड द इंडिकेटेड वैल्यू इज नोन एज डायनेमिक एरर। दोनों में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। डायनेमिक एरर हम उसको बोलते हैं जो एरर में जिसकी क्वांटिटी जिसको मेजर कर रहे हैं अगर वो टाइम के साथ वेरी कर रही है, कोई टाइम वेरिंग क्वांटिटी है, तो उसका रिजल्ट इंडिकेटिंग वैल्यू के साथ में कितना डिफर कर रहा है, उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक एरर। एंड लास्ट होता है हमारी फिडेलिटी, जिसको हम सिंपल भाषा में अगर बोले तो बोलते हैं फेथफुल रिप्रोडक्शन। द डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटेड चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी विदाउट एनी डायनेमिक एरर। बिना एरर के कितना वो चेंज को दिखा पा रहा है, मेजरमेंट हमारा कितना हो पा रहा है मेजर्ड क्वांटिटी का, अगर वो उसको इंडिकेट कर पा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फिडेलिटी, या फिर सिंपल भाषा में बोले तो फेथफुल रिप्रोडक्शन, यानी कि जिसको हम विश्वास कर सके, ट्रस्ट कर सके कि भाई इतनी हमारी क्वांटिटी आ रही है। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें मैंने आपको बताया एक्यूरेसी प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है, सेंसिटिविटी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये 3-4 जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ज्यादा पूछी जाती हैं, 2 नंबर में से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जनरली जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से 2 नंबर में से आता है। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा? मेजरमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स का मेजरमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन कितने टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो हमने पढ़ा, और इंस्ट्रूमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो ये हमारे आज का टॉपिक रहे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जो भी हमारे सिलेबस के हिसाब से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं बेटा कि आप लोगों के लिए उड़ान बैच हमने लॉन्च कर दिया है, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आपको 3rd सेमेस्टर के भी और 4th सेमेस्टर के भी, इलेक्ट्रिकल के भी। ठीक है, तो जो बच्चा एनरोल कराना चाहता है वो वहां जाके एनरोल करा सकता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।